तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है गॉस थ्योरम। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारी ये। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैसे कैलकुलेट करनी है उसके लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, तो गॉस थ्योरम ठीक। तो गॉस थ्योरम हमारी क्या है? ये गॉस थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो एक रिलेशनशिप देती है हमारी कि अगर मान लिया हमारा कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है, तो उसके बीच में और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट उसमें से फ्लो हो रही होगी बाहर की तरफ जा रही होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज तो बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज तो अंदर की तरफ कितनी आ रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमारी गॉस थ्योरम से आती है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स या टोटल फ्लक्स through the closed surface and the charge present inside the surface। ठीक, तो एक रिलेशनशिप देता है, गिव्स रिलेशनशिप between total flux through the closed surface and the charge present inside the closed surface। ओके, सो अगर हम इसकी अगर डेफिनेशन है स्टेटमेंट की बात करें, इसकी स्टेटमेंट, इसका अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट इसका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, according to this theorem the total flux through the closed surface is 1/epsilon naught or upon epsilon naught times the charge present inside the closed surface। ठीक, तो इसमें क्या है कि इसमें जो हमारा चार्ज प्रेजेंट होता है उसके हम अराउंड एक क्लोज्ड सरफेस है, इसको हम बोले हाइपोथेटिकल सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो 1/epsilon naught टाइम्स टोटल चार्ज जितना उसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो हमारी जो क्लोज सरफेस है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। ठीक है, यही हमारे सरफेस गॉसियन सरफेस होते हैं। ठीक, इसमें अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो फ्लक्स फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई, अगर इसमें सफिक्स यूज करते हैं फाई ई इक्वल्स टू फ्लक्स जो होता है, फॉर्मूला हमने कैसे पहले क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी एस, मतलब ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, तो ई डॉट डी एस अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो कॉस 0 हो जाएगा जो कि 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस वेक्टर, ये जो होगा वो क्या होगा 1/epsilon naught टाइम्स द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस इनटू q। अज्यूम कर लेते हैं कि q चार्ज हमारा उसके गॉसियन सरफेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा q/epsilon naught।
तो ये हमारा जो है ये आ गया स्टेटमेंट के मैथमेटिकल फॉर्म आ गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी अगर हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो उसमें से निकलेगी, अगर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, ये हमारा कोई गॉसियन सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से बाहर की तरफ निकलेगी, क्योंकि बाहर की तरफ होगा इसका डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1/ε0 द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ओके, तो इसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन भी देखेंगे ये कैसे आता है, ठीक है। इसमें अगर हम एक चीज ये देखें कि ये हमने ds लिया था यहाँ पे, ठीक है, तो ds जो होता है, जो अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, तो ds हमने लिया था वो एक स्मॉल पार्ट लिया था एक सरफेस का, ठीक है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, सरफेस इंटीग्रल, तो इसके पूरे सरफेस जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे सरफेस में, उन सबको इंटीग्रेट कर दें तो हमारा टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल और जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, तो ये 1/q/ε0 कैसे आया, ठीक है, ये हम डेरिवेशन करते हैं इसका, ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टेटमेंट है, अभी इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग। एक हम चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, ठीक है, ये प्लस क्यू हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए रखें, सिंप्लिसिटी थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, डेरिवेशन सिंपल इजी रहे इसके लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, ये है। अब हमने इस पे इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं जो कि हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है, तो सिर्फ इसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। तो ये हमने इस पे चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इसको अगर ये पॉइंट चार्ज ले, थोड़ा बड़ा बना दिया है, लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट चार्ज होगा, बड़ा बन गया, सिंपल एक पॉइंट चार्ज होगा प्लस क्यू, सिंपल कर देते हैं इसका चार्ज ऑन चार्ज इक्वल्स टू प्लस क्यू, ठीक है, इस पे चार्ज हो प्लस क्यू। जो हमने गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किया है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, r, इसका रेडियस r है, ठीक है, और जो इसका चार्ज है वो यहाँ पे है सेंटर में, ठीक है, क्योंकि हमने चार्ज के अराउंड चारों तरफ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया है, ठीक। अब देखिए जो हमारी फुटबॉल होती है, फुटबॉल जो होती है उस पे अलग अलग छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, छोटे छोटे हेक्सागन टाइप के छोटे छोटे, वो एक सरफेस हम लोग ले लेते हैं, इसके ऊपर का सरफेस, मान लिया हमने यहाँ पे इसका एक छोटा सा एक सरफेस ले लिया, ये, ठीक है, इसको हम लोग क्या लेते हैं, ये है ds, छोटा सरफेस एरिया हो उसका, ठीक है, और ds जो होगा इसका छोटा सा हमने एक पार्ट एरिया इसका, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो जस्ट नॉर्मल इससे बाहर निकल रही होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे जाती है, ठीक है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी होंगी, जस्ट इसके परपेंडिकुलर निकलेंगी बाहर, ई, ठीक। और ये जो सरफेस है, क्योंकि स्फेरिकल बॉल है, तो स्फेरिकल बॉल में छोटा सा जो हमने सरफेस लिया है, छोटा सा ds पार्ट, उस पे अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करें या ds वेक्टर ड्रॉ करें तो वो भी इसके पैरेलल होगा e वेक्टर के, वो भी नॉर्मल होगा उस पे प्लेन पे, तो ये भी हमारा नॉर्मल हो गया ds वेक्टर, ठीक, ओके। अब देखिए
जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होगा, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई ई, क्या होगा ये, ई डॉट डी एस या इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस वेक्टर होगा। ठीक, अब देखो इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ आ जाएगा ई का मैग्नीट्यूड इंटू डी एस का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अब क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, ds वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है नॉर्मल इस प्लेन के, प्लस e वेक्टर भी उसके जस्ट परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल 0, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो एंगल 0 हो गया, तो cos 0 कितना होता है हमारा, e ds into cos 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये आ गया सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इंटू 1। ओके, अब देखिए ई जो है हमारा, उसमें हमारा सरफेस का कोई मतलब नहीं है, ds को हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ई इंटू इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। ठीक है, अब ds को हमें सरफेस इंटीग्रल करना। अब देखिए अगर हम इस पूरे का सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या है, इसका छोटा जो हमने ds पार्ट लिया है, इसको अगर पूरा इंटीग्रेट कर दें तो इसका सरफेस एरिया आ जाना चाहिए स्फीयर का, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इलेक्ट्रिक फील्ड E कहां पे, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E की क्या इंटेंसिटी या क्या स्ट्रेंथ होगी उसकी, उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। ये जो वैल्यू ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे E की। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा। ठीक है, तो यही तो हमें बोला था इसमें गॉस थ्योरम में, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही चीज में बोली थी, यही होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारा इसका फाइनल हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, डेरिवेशन कंप्लीट। ओके, ये हमारा गॉस थ्योरम। तो गाइस ये था हमारा गॉस थ्योरम, इसका हमने डेरिवेशन करते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ओपन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, तो अगर कभी हमारा बाई मतलब कभी प्रोफेसर पूछ लेते हैं कि गॉस थ्योरम से हमें कूलम्ब्स लॉ पे हम कैसे जाएंगे, ठीक है, मतलब गॉस थ्योरम यूज करके हम कूलम्ब्स थ्योरम पे कैसे जाएंगे, कूलम्ब्स लॉ पे कैसे जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जस्ट इसको रिवर्स लेके चलना है, बस और कुछ नहीं करना। कैसे लेके चलना वो देखिए, ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उस पॉइंट पे हम एक क्यू नॉट चार्ज लेंगे, मतलब ds पे यहाँ पे इसके सरफेस पे एक और चार्ज हमने ले लिया जिसको हम नाम देते हैं क्यू नॉट। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर भी है F, इलेक्ट्रिक फील्ड E भी उधर है, F भी उधर होगा। ठीक है, तो सिंपल यहीं से यूज करेंगे कि E डॉट ds जो होगा हमारा वो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमें गॉस लॉ पता है।
ठीक है। अगर गॉस लॉ नहीं पता होता तो हम लोग सिर्फ इस तरीके से करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया कि गॉस लॉ यूज करके हमें कूलम्स लॉ पे जाना है, ठीक है, तो उस केस में हम सीधा सीधा E डॉट ds जो होगा हमारा इसके बराबर यूज करेंगे। मतलब यहीं पे E इंटीग्रल ds, इसी की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू इधर ही कर देते हैं। यहाँ पर है हमारा प्लस, ठीक है। तो इसी की जो वैल्यू है ना, ये वाली इतनी वैल्यू, तो इसी की ये वैल्यू को हम लोग क्या लिख देंगे, E सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, ये जो वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है कूलम्स लॉ पे पहुंचना है हमें, और गॉस लॉ में दे रखा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए E की हम वैल्यू निकालनी है पहले, उसके बाद हम F पे पहुंचेंगे, क्योंकि हमें E की वैल्यू नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हमें कूलम्स लॉ नहीं पता है। अगर हमें कूलम्स लॉ पता होता तो हम सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर लेते। हमें सिर्फ गॉस थ्योरम पता है, तो गॉस थ्योरम से क्या था, E डॉट ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ ds कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, तो E इनटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर आ गई। Q की वैल्यू, E की वैल्यू, सॉरी, ठीक है, E की वैल्यू आ गई। तो यहां से हम F की वैल्यू फिर निकाल सकते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, Q, Q हम कौन सा रखेंगे, जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा, तो Q नॉट इंटू E, ठीक है। तो सिंपल Q नॉट को E से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसी वैल्यू में हमें E से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई आर स्क्वायर। यही तो है हमारा कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दो चार्जेस, ठीक है। तो जो हमें मान लिया हमें कूलम्स लॉ से अगर गॉस थ्योरम पे जाना है तो ये वाला कंसेप्ट यूज होगा। अगर हमें रिवर्स जाना है, गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ पे जाना है, तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू निकालनी है, फिर हम उसी से हम फोर्स निकालते हैं, ओके। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ नॉलेजेबल पॉइंट्स देख लेते हैं, गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ नॉलेजेबल पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं जब कभी भी हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल में, ठीक है। Some important points about Gauss theorem. ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा गॉस थ्योरम का ये है कि ये गॉस थ्योरम जो है हमारा, ये हमेशा क्लोज्ड सरफेसेस के लिए ही वैलिड है, ठीक है। इट इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज्ड। ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा इसमें Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो टोटल चार्ज जो होता है ना इसमें एक्सप्रेशन में, फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, वो Q जो होता है हमारा, वो Q हमारा टोटल चार्ज होता है सरफेस जो हमारा ले रहे हैं गॉसियन सर्फेस उसके अंदर, ठीक है। अब कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव सबका सम जो होगा वो नेट चार्ज होगा, ठीक है। तो चार्ज, टोटल चार्ज closed surface is taken
गॉस इक्वेशन, मतलब जो हम Q अपॉन एप्सिलॉन जो यूज कर रहे हैं, जो Q है हमारा वो टोटल चार्ज है क्लोज सरफेस, ठीक है। अब एक और पॉइंट है इसका कि अगर हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोज सरफेस में कोई चार्ज नहीं, ठीक है। इफ द क्लोज सरफेस does not enclose any charge does not enclose any charge, so net flux is zero, okay, that is phi of E equals to Q upon epsilon naught। Q की वैल्यू जीरो है तो हमारा टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ओके। फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि जो हमारा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E जो आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ चार्ज है, मान लिया कुछ चार्ज हमारे बाहर है उसके, तो जो E जो आता है वो दोनों का सम होता है, आउटसाइड भी चार्ज हो वो भी और इनसाइड चार्ज हो वो भी, मतलब हम लोग दोनों वो उसमें अप्लाई करते हैं, दोनों को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड E in the Gauss theorem considers both outside and inside charges of the closed surface। पिक्टोरिकली हम इसको देखें तो मान लिया हमारा कोई यहाँ पे कोई प्लस क्यू रखा हुआ है, ये हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक हमारा प्लस क्यू यहाँ पर है, एक प्लस क्यू यहाँ पर, ठीक है। तो हमें टोटल नेट फ्लक्स निकालना है कि इस गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स कितना निकलेगा, ठीक है। तो जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं E इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना ये E, ये हमारा सम होगा, इसको हम Q1 Q2 कर लें, Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो Q3 इस पे कुछ अप्लाई करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इस पे कुछ अप्लाई करेगा Q2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा E, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, ठीक है। फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है, फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि मान लिया अगर हमारा चार्ज किसी दूसरे मीडियम में प्रेजेंट है, ठीक है, इफ चार्ज इज प्रेजेंट in some medium having dielectric constant K, ठीक है। तो अगर हमारा चार्ज किसी एक ऐसे मीडियम में प्रेजेंट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो
उस वक्त हमारा गॉस थ्योरम क्या होगा? सिंपल है, फ्लक्स जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई के। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा जो चार्ज था वो वैक्यूम में प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे किसी मीडियम में इसका डायरेक्टिव कांस्टेंट के है, तो उसके लिए पाई Q बाई के, ठीक है। तो यही थे हमारे सारे पॉइंट्स जो कि हमें याद करने हैं, तो एकदम याद रखने हैं गॉस थ्योरम के लिए। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, ओके। सो गाइस, ये है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गॉस थ्योरम के लिए। अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल है, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके। इसको रेज करते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि इस सिलेंडर is placed in a uniform electric field E, ठीक, with its axis parallel with its axis parallel to the field, okay. Show that the total electric flux total electric flux through the cylinder is 0, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, उसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्लेस कर दिया। कैसे प्लेस किया? कि जो उसकी एक्सिस है वो पैरेलल है फील्ड के, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिलेंडर के थ्रू 0 होगा। इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लिया हमारा सिलेंडर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। ये हो गया इसका डायरेक्शन, ठीक। अब जो है देखिए, इसमें इसका एक्सिस पैरेलल हो गया, ये इसका एक्सिस हो गया सिलेंडर का, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जो भी इसके पैरेलल आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस या डॉट डीएस इसको हम बोले, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, ओके, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 3 सरफेसेस बन रहे हैं हमारी। एक सरफेस ये वाली है, एक ये वाली सरफेस है इसका, और एक ये वाली सरफेस है जो सी कर्व्ड वाली है, ठीक है। तो 2 फ्लैट सरफेस हो गई हमारी, तो इंटीग्रल एस ई वेक्टर
डॉट डी एस वेक्टर, ये हो गया हमारा इस वाली सरफेस के लिए, लेफ्ट फ्लैट के लिए लेफ्ट फ्लैट सरफेस, ठीक, प्लस एक आ गई हमारी कर्व के लिए ई डॉट डी एस, ये वाली हो गई हमारी कर्व सरफेस के लिए, सिलेंडर का कर्व वाला सरफेस होता है कर्व सरफेस, ठीक, प्लस ये किया आ गया ई डॉट डी एस हमारा राइट फ्लैट सरफेस के लिए, राइट फ्लैट सरफेस, वाला हो गया लेफ्ट फ्लैट सरफेस, राइट फ्लैट सरफेस, लेफ्ट फ्लैट सरफेस, ये हो गया राइट फ्लैट सरफेस, ठीक है। अब देखिए, ठीक, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये हमारा राइट फ्लैट सरफेस है, ठीक है। तो इस पे अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो सेम इसी डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर जो ds होगा, ठीक है। इस पे अगर हम ड्रॉ करें एरिया वेक्टर तो ये आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा, पीछे की तरफ ds वेक्टर बैकवर्ड, ठीक है। अगर हम इसके कर्व पे अगर हम ड्रॉ करें एरिया वेक्टर तो यहाँ कहीं पे ये ऊपर की तरफ होगा, नॉर्मल ds, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस वाले राइट कर्व सरफेस के लिए ई का जो डायरेक्शन है वो सेम है, इस केस में ई का डायरेक्शन अपोजिट है, ई इस केस में ई का डायरेक्शन इसके 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 0 बनना है, यहाँ पे 180 बनना है, यहाँ पे 90 बनना है, ठीक है। अब देखिए ई डॉट डी एस मतलब ई डी एस इंटू कॉस थीटा, ई सरफेस इंटीग्रल डी एस इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देयर, प्लस सेकेंड के लिए भी होगा ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देयर, प्लस ई सरफेस इंटीग्रल डी एस इंटू कॉस ऑफ द एंगल, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट फ्लैट सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है 180, क्योंकि ये ऐसे डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ds वेक्टर हमारा इधर है, ऐसे डायरेक्शन आपको, तो एंगल कितना बना दोनों के बीच में 180 डिग्री, तो यह कितना हो जाएगा cos 180, और cos 180 कितना होता है -1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का e सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस के लिए हमारा कितना आ रहा है थीटा 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0, तो ये हमारा 0 हो गया, प्लस ये हमारा राइट फ्लैट सर्कल के लिए एंगल कितना है दोनों में 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ आ गया e इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला हम इधर सॉल्व कर देते हैं बाकी का, ठीक। तो ये आ रहा है हमारा माइनस का सरफेस इंटीग्रल ऑफ eds प्लस e इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस सर्किल, क्योंकि जो सिलेंडर होता है हमारा ये सिलेंडर है, तो इसके दोनों साइड्स में क्या होते हैं सर्किल्स होते हैं, तो सर्किल का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम माइनस का e इंटू पाई आर स्क्वायर, और एक होगा हमारा प्लस का e इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस का e माइनस का e दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, वहां से कितना आ जाएगा 0। यही चीज हमें प्रूव करनी है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी हमारी वो सिलेंडर से क्या हो जाएगी 0, ओके। हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके ओके। गाइस ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव है वो,
और सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव एक्स के लिए वो नेगेटिव है, ठीक है। कैसे दे रखा है वो इस तरीके दे रखा है, ई की वैल्यू 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम है पॉजिटिव एक्स के लिए और राइट साइड के लिए, और ई की वैल्यू नेगेटिव -200 नेगेटिव 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम है एक्स लेस देन 0 मतलब नेगेटिव एक्स के लिए, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, ठीक है, सेंटर उसका ओरिजिन है। तो ये मान लिया हमने एक एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका वाई एक्सिस हो गया, ये इसका क्या है ओरिजिन, ठीक है। तो उसका जो सेंटर है सिलेंडर का वो ओरिजिन है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलावा उसका ओरिजिन है, सो दैट वन फेस, उसका जो एक फेस है वो 10 सेंटीमीटर पे आना चाहिए और दूसरा फेस -10 पे आना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट या टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा उसका ओरिजिन ओ पे है 0 0, ठीक है। ड्रॉ कर देते हैं, छोटा ड्रॉ करें ताकि बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा छोटा ड्रॉ करें। ठीक है, एक सरफेस ये हो गया इसका, एक फ्लैट फेस, एक फ्लैट फेस ये हो गया, दोनों की डिस्टेंस 20 से कितनी है, इधर हमारा 10 प्लस का है, इधर 10 माइनस का है, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 20, ठीक है। ये हमारा इधर हो गया एक प्लस का 10, इधर हो गया ये माइनस का, ठीक है, ठीक। अब देखिए इस वाले फ्लैट से, अब इसने ये भी बोला है कि ई की जो वैल्यू है वो -x के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में है, -200 ई कैप है, नेगेटिव x के लिए आई कैप, सॉरी इस डायरेक्शन में ई, ठीक है, और पॉजिटिव वाले के लिए वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले के लिए, ठीक है, ठीक। अब देखिए इस डायरेक्शन में हमारा जो ds वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, इस सरफेस के लिए राइट साइड सरफेस के लिए ds वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ds वेक्टर स्ट्रेट होगा और i वेक्टर e वेक्टर सॉरी वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जब देखिए e वेक्टर और ds वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो नेट फ्लक्स 0 होता है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी साइड पे फ्लक्स 0 होने वाला है, तो इसकी साइड है, ठीक है। तो पहला इसमें पूछा है कि नेट हमें आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है ईच फ्लैट सरफेस, मतलब ये फ्लैट सरफेस इस पे दोनों फ्लैट सरफेस के हमें नेट की फ्लक्स निकाल के, ठीक है। सबसे पहला हम सॉल्व करते हैं, पहला वाला लेफ्ट साइड वाला लेते हैं, लेफ्ट फ्लैट सरफेस एलएफएस, लेफ्ट फ्लैट सरफेस ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ई की जो वैल्यू दे रखी है तो कितनी दे रखी है, -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है। जो हमारा ds वेक्टर है, जो ds वेक्टर है, ठीक है, वो भी हमारा i डायरेक्शन में ही है, i ये है, j ये है और k z में होता है, ठीक है। तो ds जो वेक्टर हो गया हमारा, अब क्योंकि ये सर्कुलर तो उसके एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ds वेक्टर इक्वल्स टू -पाई इंटू r कितना है रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये आ जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया आ गया इंटू आई कैप, ओके, ठीक है। अब क्यों आई कैप क्यों आया है, क्योंकि आई डायरेक्शन में और माइनस क्यों आया है, क्योंकि नेगेटिव आई डायरेक्शन में, पॉजिटिव आई पॉजिटिव एक्स, ठीक है। अब देखिए जो फ्लक्स जो होगा हमारा एलएफएस के लिए लेफ्ट फ्रंट फेस के लिए, फ्रंट सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, ई डॉट ds, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 200 इंटू पाई इंटू 0.05 का होल स्क्वायर। अब देखिए आई कैप इंटू डॉट आई कैप, अब देखिए दोनों के दोनों सेम वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ठीक है। और क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0, पैरेलल होंगे दोनों, तो इसलिए cos 0 1 होता है, तो ये सिंपल ये सॉल्व होगा, इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों का
तो वो है हमारा मैग्नीट्यूड ऊपर है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम प्लस का आएगा ये। ठीक है, ये किसका आ गया, एलएफएस के लिए, लेफ्ट फ्रंट सरफेस के लिए। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, आरएफएस के लिए। क्वेश्चन मुझे इरेज करना पड़ेगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, आई थिंक आपने लिख लिया होगा ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए इसकी जरूरत है नहीं। जो हमें कैलकुलेट करना है वो सब हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी इरेज करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड छोटा है। ओके, तो सेकंड वाला जो उसका पार्ट है वो क्या है, राइट फ्रंट फेस के लिए, राइट फ्लैट फेस के लिए आरएफएस। ठीक है, अब देखिए आरएफएस में भी सेम वही कंसेप्ट है। इसमें डीएस क्या होगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, और ई वेक्टर जो है हमारा वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, प्लस जो ई की जो वैल्यू दे रखी थी वो दे रखी थी प्लस का 200 आई कैप, यहाँ पे ये प्लस का 200 आई कैप, और इधर थी हमारी ई की वैल्यू माइनस का 200 आई कैप। ओके, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 फ्लक्स इनटू आरएफएस राइट फ्लैट फेस, सेम यही लगेगा, बस ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो फ्लक्स 5 एलएफएस भी पॉजिटिव ही आएगा, सेम आएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी, प्लस का 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका कि इसके हमें सिलेंडर पे निकालना है, जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट होता है ये वाला कर्व वाला, इस पे हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है कर्व वाला, उस पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डीएस वेक्टर या एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जब डीएस वेक्टर के एरिया वेक्टर जब वो परपेंडिकुलर होगा तो cos 90 जो होता है वो 0 होता है, तो हर पॉइंट पे फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, फाई जो हो जाएगा हमारा, फाई कर्व सरफेस सी एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चौथा में निकालना कि नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के अंदर कितना नेट चार्ज होगा। ठीक है, तो हमें टोटल फ्लक्स पता है, टोटल फ्लक्स, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक है, कितना है, एलएफएस और आरएफएस को दो जोड़ना है बस, क्यों, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका तो 0 है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा बस। तो कितना हो जाएगा, 1.57 प्लस 1.57 कितना हो गया, 1.5 1.5 3 और 0.7 कितना हो गया, 14.04, तो ये आ जाएगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए जो हम गॉस लॉ में पता है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस से वो क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपॉन, अब हमें QE की वैल्यू पता है, फाई की वैल्यू पता है कितनी है, 3.14, तो हो जाएगा 3.14 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये होगा कि एप्सिलॉन नॉट की हमें वैल्यू नहीं पता होगी, बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। देखिए हमें ये पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ यूनिट अभी आप छोड़ दिए, इससे पहले देखिए। ठीक है, हमें एप्सिलॉन नॉट निकालना है बस। एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, सिंपल एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये उधर ट्रांसफर कर दो, 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻⁹। अब इसको 10 जो 9 है उसको ऊपर ले जाओ तो नेगेटिव का हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻9। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ से Q निकाल देंगे, Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2.78
2.78 इंटू 10⁻⁻11 कूलम, ये हमारा चार्ज आएगा जो हमें निकालना है। ओके गाइस, तो ये था हमारा एनसीईआरटी पे क्वेश्चन। ठीक, आप लोग भी कुछ क्वेश्चन इस पर ट्राई कीजिएगा गॉस थ्योरम पे। ओके, तो नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम लोग गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। गॉस थ्योरम से हम यूज़ करके कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे या किसी एक पेलर शीट या एक थिन इस इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं। ओके, तो गाइस, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।